मसला हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो कि हमारे पास एक बीकर है, उसमें एक सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, उस सॉल्वेंट का नाम है ए। एक सॉल्वेंट है, वो वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटाइल नेचर का मतलब जो खुद ब खुद उड़ सकता हो, उससे वेपर्स बने और वो उड़े वहां से, इस चीज को हम कहते हैं वोलेटाइल, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता हो आसानी के साथ रूम टेम्परेचर पर। सो हमारे पास है एक सॉल्वेंट इस बीकर में ए, जो कि वोलेटाइल है, मतलब ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है, बुखारात में कन्वर्ट होता है। अब अगर हम एक सल्यूट बी लाए, ये सल्यूट है, ए सॉल्वेंट है। अच्छा, ये ए जो कि वोलेटाइल है, चूंकि बुखारात में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स ऊपर जा रहे हैं इसके। सो 10th क्लास में जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तुमने, उसको जरा सा रिकॉल करो। अगर यहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ, मतलब ये वेपर्स जो ऊपर उड़ रहे हैं वो कंडेंस भी हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। जब ये इवापोरेशन और ये कंडेंसेशन ये बराबर हुआ, सो ऊपर जो वेपर्स होंगे वो वेपर्स एक खास दबाव लगाएंगे अपने ही इस लिक्विड के ऊपर। सो वो वेपर्स जो कि एक गैसियस स्टेट है, ये वेपर्स जो प्रेशर अपने इस लिक्विड पर लगा रहे हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। उन वेपर्स का प्रेशर जो अपने ही लिक्विड पर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में लगा रही है, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर्स का प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इस ए का जो कि एक वोलेटाइल लिक्विड है, वेपर्स बना रहा है और वो वेपर्स वापस से प्रेशर इसी लिक्विड पर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब वेपर प्रेशर एक खास किस्म का वेपर प्रेशर है इसका प्योर स्टेट में। अब जब हम ये सल्यूट इसमें डालेंगे, ये सल्यूट बी इसके अंदर डाल देंगे, तो ये जो वेपर प्रेशर था, ये वेपर प्रेशर इसमें थोड़ा सा डिक्रीज आ जाएगा, इसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और राउल्ट्स इसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहता है। राउल्ट्स लॉ के जरिए हम इसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी हम एक सल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालें, तो उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो कम हो जाएगा। अच्छा, अब राउल्ट्स लॉ यही कह रहा है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट। एक सोल्यूशन बना हुआ है ए बी का। सो इस सोल्यूशन के अंदर जो भी ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन इन दोनों का ए प्लस बी, इन दोनों का। सो इसमें जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है, हमें पता है कि वोलेटाइल कंपोनेंट ए है। सो इस वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, मतलब वो प्रेशर जो कि कम हो चुका है, ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की। सो इस वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इस सोल्यूशन के अंदर ये बराबर है, इज इक्वल टू, ये बराबर है टू द प्रोडक्ट हासिल ज़रब के, किस चीज की, ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इस ए का जो वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, जब ये अपने प्योर स्टेट में था, सोल्यूशन अभी नहीं बना था, प्योर स्टेट में था। इस प्योर स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर था, उस वेपर प्रेशर को लेकर अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें किस चीज के साथ, इसके मोल फ्रैक्शन के साथ, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर जो इसका मोल फ्रैक्शन है, अगर उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो पार्शियल प्रेशर होगा। इस सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर बना है वो वही होगा। नहीं बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान लो ये हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, एक लिक्विड है ए, दूसरा लिक्विड है बी। अच्छा, अब ये बी प्योर स्टेट में, इसका अपना एक वेपर प्रेशर है। उस वेपर प्रेशर को जो इसका प्योर स्टेट में है, उसको मैं दिखा रहा हूं पी नॉट बी के साथ, ठीक है। इस ए का अपना एक वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, और
प्योर स्टेट में इस ए के वेपर प्रेशर को मैं दिखा रहा हूं पी नॉट ए के साथ, पी नॉट बी के साथ बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, पी नॉट ए के साथ ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। अच्छा, अब दोनों को मैं मिक्स करता हूं, दे आर मिक्सड। सो मिक्सिंग के बाद इसका बनेगा सोल्यूशन ए प्लस बी, एक बीकर के अंदर सोल्यूशन बन गया। अच्छा, अब इस सोल्यूशन के अंदर हमें यह पता है कि इनकी वेपर प्रेशर जो है उसमें डिक्रीज आएगी। अब इसके अंदर ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए के बराबर नहीं बल्कि इससे कम होगा, उसमें तब्दीली आएगी। सो जो चेंज्ड वेपर प्रेशर है उसको मैं नाम देता हूं पी ए, तब्दील हो चुका है। इसका जो वेपर प्रेशर तब्दील हो चुका है उसको मैं नाम दे रहा हूं पी बी। ठीक है। अच्छा, अब ए प्लस बी में इस सोल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन पिछले वाले हिस्से में हम पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन याद है। अच्छा, तो ए का मोल फ्रैक्शन है क्या, एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो ये एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए तुम मैथमेटिकली राउल्ट्स लॉ को लिख सकते हो, जो कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, इसके ए के पार्शियल प्रेशर को मैं लिखना चाहता हूं, ए के। सो पार्शियल प्रेशर मैं किस चीज से जाहिर करूंगा, पी ए से। पी ए इज इक्वल टू, इट विल बी द प्रोडक्ट, ये हासिल ज़रब होगा किस चीज के, दो चीजों का, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ए का है पी नॉट ए, सो वो हुआ पी नॉट ए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, और इसके मोल फ्रैक्शन जो कि इसके सॉल्यूशन के अंदर इसका है, ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर एक्स ए है, सो मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए। ये हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द राउल्ट्स लॉ। इसी तरह बी के लिए भी लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द राउल्ट्स लॉ। अच्छा, अब ये मैथमेटिकली भी हमको ये दिखाता है कि ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये इस प्योर वेपर प्रेशर से, ये पार्शियल वेपर प्रेशर हमेशा इस प्योर वेपर प्रेशर से कम होगा। ये हमें इस मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं तो आपके चश्मे का नंबर कमजोर है, दूसरा चश्मा ले लो, दूसरे चश्मे के साथ कल ले आना, फिर दिखाई देगा। मैं दिखाऊं? अच्छा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा है आपने, उसी मोल फ्रैक्शन को वापस से जरा रीलोड करो अपने ब्रेन के अंदर। मोल फ्रैक्शन में हम क्या कह रहे थे? मोल फ्रैक्शन तमाम के तमाम का एक हिस्सा 100 नंबर ऑफ मोल्स को लेकर, एक चीज के नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन के अंदर उसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स को लेकर टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर तकसीम करेंगे। तो ये प्रोसेस आप जब भी करेंगे इसका जवाब 1 से कम आएगा, ये यूनिटी से हमेशा कम आएगा। और वही मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं तुमको कि नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन को, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन है एक सॉल्यूशन के अंदर, अगर तमाम के तमाम मोल फ्रैक्शंस को हम जमा करें तो इसका जवाब 1 आएगा, तमाम के तमाम का जवाब 1 आएगा। मतलब इसमें से हर एक 1 से कम है, यूनिटी से कम है। अच्छा, इसका मतलब यहां पर जो है ये वाले फैक्टर्स इन इक्वेशंस में अंदर दे आर लेस देन 1, वो 1 से कम है। अच्छा, अब 1 से कम है सो मल्टीप्लिकेशंस के क्या रूल्स हैं? जिस भी नंबर को तुम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो नंबर 1 से कम है, मतलब 0.5 से 0.6 से 0.8 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका जवाब उस नंबर से कम आएगा, जरूर कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 10, अगर इस 10 को मैं मल्टीप्लाई करूं 0.5 से फॉर एग्जाम्पल, तो इसका जवाब आएगा 5,
और ये 510 से कम है। सो 1 से कम होकर, चाहे वो 0.9 है, 0.8 है, 0.6 है, 0.5 है, जो भी है, इसके साथ किसी भी नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे, जवाब तुम्हारा कम आएगा। सो चूंकि हमें पता है अब मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है, सो अगर इस प्योर वेपर प्रेशर के साथ हम इस मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा पार्शियल प्रेशर, वो हमेशा इस प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। यही हमको राउल्स लॉ बताती है। आ गई बात कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हो, डिपेंड ओनली ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट। वो प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट के नंबर पर इन्हिसार करते हो, सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पर, विदाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के नेचर को नहीं देखती। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, यहां पर एक शर्त है, वो शर्त ये कि ये सॉल्यूट नंबर 1 नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये खुद वोलेटाइल हो तो फिर ये वेपर प्रेशर के अंदर तब्दीली जरूर लाएगा, क्योंकि वोलेटाइल उसी चीज को कहते हैं जो खुद के बुखारात बनाता हो खुद से। सो अगर ये खुद से भी बुखारात बना रहा हो, जिस सोल्यूशन में तुम डाल रहे हो वो भी वोलेटाइल है, वो भी बुखारात बना रहा है, सो ये वेपर प्रेशर में तब्दीली फिर जरूर लाएगा। सो शर्त नंबर 1 है इट विल बी नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल होगा। और शर्त नंबर 2 ये है कि इट विल बी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, मतलब करंट के साथ सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस में तकसीम नहीं होगा। अगर इसकी डिसोसिएशन सॉल्यूशन के अंदर हो गई तो फिर ज्यादा इम्कानात है कि ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट भी कर सकता है, और जब रिएक्शन हो गया तो फिर सारी बात ही अलग हो गई। सो फिर बात सिर्फ नंबर तक महदूद नहीं रही। सो सॉल्यूट के इस 2 शराइत के साथ कि अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो, तो फिर सॉल्यूट के नेचर पर नहीं, सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हो, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब ये हमारे साथ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नंबर 1 ये एक कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 2 इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 इज depression of freezing point. Number 4 is osmotic pressure. So ये 4 properties है which only depend upon the number of solute in a solution, not upon its nature. Provided the states will be 2, that is, one is the solute will be non-volatile and the other one is this solute will be non-electrolytic. With these 2 states, such kind of a solutes in a solution, these properties will depend upon only the number of the solute, not upon its nature. So such properties are known as conjugative properties. These 4 we will be discussing here. अच्छा, अब इसमें से नंबर 1 है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कम होना, वो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर वो कम जरूर होगा। क्यों होगा, वो रीजन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझ में आ गया है ना। मोल फ्रैक्शन की वजह से मोल फ्रैक्शन की वजह से अपने प्योर स्टेट से ये पार्शियल प्रेशर जरूर कम होगा। इस कम होने को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, अब कितना कम होगा, यही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, ये सॉल्यूट की तादाद पर डिपेंड करता है। किस तरह से, देखो
मान लो ये सॉल्वेंट ए है, इसमें हम सोल्यूट बी ये डाल रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट ए सोल्यूट बी को मैं उठा रहा हूं, ए के अंदर डाल रहा हूं। ये एक सिचुएशन हुई हमारे पास। अच्छा, अब हमें पता है कि इस ए का वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर इसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से कम होगा। किस तरह से वो हम लिख सकते हैं, इस तरह से डेल्टा पी चेंज इन दिस प्रेशर, द एक्सटेंट ऑफ द लोअरिंग ऑफ दिस वेपर प्रेशर चेंज डेल्टा पी इज इक्वल टू इस लिक्विड का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट ए। अच्छा, उससे हम माइनस कर देंगे जो पार्शियल प्रेशर अब है, मतलब जो कम हो चुका है, पी ए। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर था 10 और अब पार्शियल प्रेशर है 8, सो हम करेंगे 10 से 8 को मल्टीप्लाई, 10 माइनस 8 ये आ जाएगा 2। सो ये जो 2 है ये है डेल्टा पी, मतलब ये 2 पास्कल का फर्क आ चुका है इस वेपर प्रेशर के अंदर। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अच्छा, अब यहां पर मैं पी ए की वैल्यू लगाना चाहता हूं, तो लगा लो, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए की क्या वैल्यू है, पी नॉट ए डॉट एक्स ए, पी नॉट ए डॉट एक्स ए, ठीक है। अच्छा, अब इन तमाम के तमाम स्टेटमेंट से, इस तमाम के तमाम स्टेटमेंट से मैं पी ए को कॉमन ले सकता हूं। अच्छा, तो ले लो, देर किस बात की है, बाल पेन तुम्हारा अपना है, कॉपी तुम्हारी अपनी है, तो ले लो, मुझे क्यों घूर घूर कर देख रहे हो। अच्छा, मैं ले लेता हूं, चलो ले लिया, तो क्या हो गया, पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए बन गया। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स ए बनता है। चलो ठीक है, अब 1 माइनस एक्स ए ये है एक्स बी के बराबर, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस ए किस चीज के बराबर है, एक्स बी के। अच्छा, अब एक्स बी के किस तरह से बराबर हो गया, इस तरह से। हमें पता है, पहले भी कह चुका हूं मोल फ्रैक्शन के टॉपिक में, अब भी मैंने यहां पर ये डिस्कस किया और अब फिर से कह रहा हूं कि एक सोल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उन तमाम के तमाम कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को हम जमा करेंगे तो इसका जवाब 1 ONE1 वाहिद आ जाएगा। आ रहा है समझ में। अच्छा, इस सोल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, 2, ए बी। ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, तो दोनों को मैं जमा करूंगा तो रूल क्या कहता है, ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्स बी की वैल्यू मैं मालूम करना चाहता हूं। एक्स बी यहां पर रह गया, एक्स ए को अगर मैं उस तरफ, इक्विलिटी के उस तरफ लेना चाहूं तो रूल्स क्या है, ये यहां पर प्लस है, वहां पर माइनस बनेगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा। यही रूल्स है। ये रूल्स तो समझ में आ रहा है ना, या ये भी एक्सप्लेन करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, याद है, शुक्र है, ये तो याद है, बेसिक्स तो जानते हो। एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो एक्स बी क्या आ गया, एक्स बी 1 माइनस एक्स ए के बराबर आया। तो पहले मैं क्या बोल रहा था, वही तो बोल रहा था, 1 माइनस एक्स ए एक्स बी के बराबर है, तो एक्स बी लगा लिया। अब आ गया, पढ़ रही है बात समझ में। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स बी। अच्छा, अब इससे हमको मालूम होता है कि ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो सोल्यूट के मोल्स पर उसके नंबर पर डिपेंड करता है। वाज़ेह हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो इधर आ जाएंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, एक्स बी को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए आ जाएगा। पी नॉट ए को यहाँ पर मैं ला चुका हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, इक्विलिटी के अदर साइड पर डिवीजन में हो जाएगा।
अब XB ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ सॉल्यूट ये है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। P0 A पर डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स की तादाद पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर पर नहीं। सो हम कह सकते हैं कि दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव